अब आप लोग बोलोगे सर अभी तो हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर बचा हुआ है। तो भाई बिल्कुल बचा हुआ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है, मैटर वाला पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है। एक बार रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, उसको फटाफट 15-10 मिनट में किसी भी क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। डन डन डन। यस सर। यस सर। चलो आ जाओ अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन बिल्कुल भैया 10th क्लास लेवल वाला, भैया हम लोअर क्लास के बच्चों के लेवल पे आ जाते हैं। लाइट, लाइट का नेचर क्या है? क्या लाइट एक पार्टिकल है या लाइट एक वेव है? अच्छा पार्टिकल। सर वेव। तो भैया हमें क्या पता चला कि लाइट एज अ पार्टिकल भी है और लाइट एज अ वेव भी है। लाइट दोनों बिहेवियर शो करती है एक साथ। इसलिए हम पढ़ते हैं बाद के चैप्टर्स में, दैट इज डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब कि लाइट हमारे पास एज अ पार्टिकल भी है और एज अ वेव भी है। लेकिन होता क्या है यार, कुछ फिनोमिनन्स लाइट के ऐसे हैं जहां पे पार्टिकल नेचर ही सेटिस्फाई, मतलब पार्टिकल नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है। वेरियस कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ वेव नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है। वेरियस कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जहां पे आप जो मर्जी यूज कर दो, आपको दोनों से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यार, अगर मैं वेव नेचर की बात करूं तो आपने वेव ऑप्टिक्स में स्कूल वगैरह में पढ़ रखा होगा, हमारे पास एक फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह। यस सर। सिमिलरली एक होता है पोलराइजेशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट लाइट के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। यहां पे पार्टिकल नेचर इनको एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकता। वेयर एज आइंस्टीन ने ये प्रूव करके दिखाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कि जब हम लाइट को किसी एक सरफेस पे फॉल डाउन कराते हैं, भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मेरे ख्याल से आपको दो टीचरों ने पढ़ाया है। भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जब हम एक लाइट रे किसी मेटालिक शीट पे फॉल डाउन कराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। तो वहां पे लाइट का कौन सा नेचर सेटिस्फाई होता है? पार्टिकल। पार्टिकल नेचर। प्रैक्टिकल नेचर। वेयर एज अगर अब हम जो बात करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, जैसे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वगैरह आप चाहे जिस मर्जी नेचर से समझना चाहो, आपको दोनों नेचर आपको प्रॉपरली वो चीज समझा देते हैं। डन डन डन, इतनी बातें क्लियर है? यस सर। डन। तो अभी फिलहाल के लिए क्या अज्यूम करके चल लो कि भैया हम रे ऑप्टिक्स में, अभी फिलहाल के लिए मैं यही कह रहा हूं कि भैया लाइट को एक वेव मान लो, कि लाइट एक वेव है। तो लाइट अगर एक वेव है तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी वैक्यूम के अंदर। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर? स्पीड ऑफ लाइट थ्री थ्री। इंटू पूछ रहा हूँ। स्पीड 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अगर लाइट एक वेव है तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। क्या क्या टर्म्स होते हैं, बस उस टर्म्स को ध्यान दे लो। फर्स्ट टर्म, अगर मैं कह रहा हूं भैया ये वेव है, तो डेफिनेटली हमारे पास वेव वेलोसिटी भी होगी। जैसे ये वेलोसिटी है 3 × 10⁸, लेकिन वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या ये चीज याद रहेगी आपको? यस सर। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। जहां पे बस अब ये चीज याद रख लो कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स, कि हमारी लाइट कहां से आ रही है, किसने प्रोड्यूस करी है, उस पे डिपेंड करती है। देखो वैसे तो बहुत कुछ डिटेलिंग में है वेव के बारे में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा। जो मेरा इस चैप्टर में काम आएगा बस मैं उतना ही टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वेव से रिलेटेड वेव वेलोसिटी होती है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सोर्स पे डिपेंड करती है कि लाइट प्रोड्यूस किसने करी है। बस इतनी सी चीज है। और बस बाकी हो गया। अब वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ये चीज याद रखना, वेव वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करेगी। जब तक आपका मीडियम सेम चल रहा है तब तक वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका मीडियम चेंज हो गया, वेव वेलोसिटी के साथ क्या होगा? वेव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। भैया डन डन डन। यस यस सर। सर। और बस एक लास्ट टर्म देख लो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। मतलब एक तरीके से एनर्जी ही मान लो कि लाइट रे एक वेव है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी कर रही होगी अपने साथ। तो वो कितनी एनर्जी कैरी कर रही है अपने साथ, वो चीज हमारी कहलाती है इंटेंसिटी। बस यहां तक थी अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बकवास, पहले अब यहां तक चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर। सर। चलो भैया बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, चैप्टर की स्टार्टिंग। यार हमने क्या कहा कि सपोज मेरे पास क्या है, ये कोई ना कोई एक मीडियम है। ये मैंने कोई एक मीडियम ले लिया, सपोज ग्लास स्लैब ले ली। इस ग्लास स्लैब के ऊपर मेरी लाइट रे कोई भी फॉल डाउन कर रही है। अगर इस ग्लास स्लैब के ऊपर मेरी कोई भी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है
तो ये लाइट रे आपको पता ही है, ये लाइट रे हमारी क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। Incidents ray. वेरी गुड। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आती है। ये इमेजिनरी लाइन जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आ रही है, इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? Normal. Normal. बहुत बढ़िया। बस अब यहां तक आ जाओ। अब ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं भैया, अगर हमारे किसी भी सरफेस पे लाइट रे फॉल कर रही है तो हमारे पास तीन फिनोमिनन हो सकते हैं। ये लाइट रे तीन फिनोमिनन हमें दिखा सकती है। क्या क्या दिखा सकती है भैया? कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे हमारा सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगा। आई रिपीट, जब भी कोई एनर्जी फॉल डाउन करेगी तो कुछ पार्ट इस लाइट रे का हमारा सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगा। तो जो पार्ट हमारा सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाता है वो फिनोमिनन हमारा क्या कहलाता है? Reflection. Reflected ray. Reflected ray. वेरी गुड, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। वेयर एज कुछ पार्ट इस लाइट रे का क्या करेगा, कुछ पार्ट इस लाइट रे का इस मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब इस मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये वाला फिनोमिनन हमारा क्या कहलाता है, जो मीडियम के अंदर? Refracted. Reflected ray. भाई बहुत बढ़िया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम होता है ट्रांसमिशन। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं मैं लिख दूंगा ट्रांसमिटेड रे, कहीं मैं लिख दूंगा रिफ्रैक्टेड रे, समझ जाना। और यूजुअली क्या करते हैं ना सिंबल्स में, ताकि दिक्कत ना हो, ये आई हो गया, ये एन हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे को आर से लिख देते हैं और रिफ्रैक्टेड रे को टी से लिख देते हैं, ताकि एक डिनोशंस बन जाए कि हाँ भैया कंफ्यूजन नहीं होगी हमें। वेरस एक और फिनोमिनन होता है, क्या हो सकता है तीसरा फिनोमिना? Emergent ray. Emergent ray. इमर्जेंट रे, वो तो रिफ्रैक्शन का ही पार्ट हो गया ना। इमर्जेंट रे तो रिफ्रैक्शन की वजह से आती है। Sir, diffraction. नहीं, तीसरा फिनोमिनन होगा कि भैया कुछ पार्ट लाइट रे का, एनर्जी का, ये मीडियम मेरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये गर्म हो जाएगा, तो वो हमारा तीसरा फिनोमिनन होगा एब्जॉर्प्शन। क्या ये बात क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज एक लेक को देखने गए, लेक, तो आप देखोगे कि कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे ले से रिफ्लेक्ट करती है, लेक से रिफ्लेक्ट करती है कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे, इसलिए मैं लेक को देख पा रहा हूं, वो थोड़ी सी शाइनी सरफेस दिखता है मेरे को। लेकिन कुछ पार्ट लाइट रे का लेक के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, इसलिए हमें लेक के अंदर कुछ जैसे फिश वगैरह होती है हमें वो दिखाई दे जाती है। और वेर एज कुछ पार्ट वो पानी, लेक का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो हमारा सरफेस वाला वाटर होता है वो यूजली थोड़ा सा गर्म होता है। क्लियर हो गई हैं चीजें? Yes, sir. डन। तो ये तीन फिनोमिनन हो गए। एब्जॉर्प्शन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग बिल्कुल ऑर्डर में चलना है, पहले रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन फिर एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। तो आ जाओ सबसे पहले रिफ्लेक्शन पे। भाई मैंने कहा ये एक लाइट रे है, मतलब कोई एक वेव है और ये एयर से ट्रैवल करती हुई आ रही है। तो अगर ये एयर से ट्रैवल करती हुई आ रही है तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी सी, इसके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी इंटेंसिटी होगी, और इसके पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो आपको क्या बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये चारों टर्म्स में से कौन कौन से टर्म्स सेम रहेंगे और कौन कौन से टर्म्स चेंज हो जाएंगे, और अगर चेंज हो भी रहे हैं तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सोच के बोलना। ये चार टर्म्स है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ। तो मैं आपको कह रहा हूं ये चार टर्म्स में से कौन कौन से टर्म्स सेम या चेंज हो जाएंगे फॉर रिफ्लेक्टेड रे, और अगर चेंज हो भी रहे हैं तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ये सब बातें बतानी है। Sir, C constant. So C constant. सी कांस्टेंट क्यों रहेगा? Because वो एयर में वापस जा रही है ना। वेरी गुड, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हमारी स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ये लाइट रे सेम मीडियम में वापस जा रही है, तो हमारे पास इधर स्पीड सी की सी ही रहेगी। बहुत बढ़िया, आगे सुहानी So गुड। frequency same. फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी भैया? इमेजिन कर लो मैं जिस रूम में बैठा हूं, मेरे रूम में एक ट्यूबलाइट लगी हुई है। अब इस ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट भी कर रही होगी, कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन भी कर रही होगी, और कहीं ना कहीं मैं एब्जॉर्ब भी कर रहा हूं, लेकिन सोर्स अभी भी वो का वो ही है, ट्यूबलाइट ही सोर्स है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एफ। बहुत बढ़िया। एनर्जी के बारे में बात करो Sir energy decrease हो जाएगी। दिवेश। एनर्जी डिक्रीज क्यों होगी? सर जब रिफ्रैक्टेड होगी तो सर उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि यार मैंने क्या बोला कि लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, और ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब जो मैंने एनर्जी दी
वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो अगर ये एनर्जी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो मतलब इसके पास पूरी की पूरी एनर्जी थोड़ी गई होगी, इसके पास तो उसका कुछ एक पार्ट आया होगा, इसलिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बच्चा वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। भैया C चेंज नहीं हुआ, F चेंज नहीं हुआ, तो क्या वेवलेंथ चेंज हुआ होगा? नहीं, नो वेवलेंथ सर। भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो भैया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको इतना भी समझ में आ गया तो अब रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी यही सारी चीजें बता दो बस। अलग होगा। भैया C अलग होगा और C इधर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लाइट रे किसी मीडियम में जा रही है, एयर से। तो लाइट रे अगर एयर से किसी मीडियम में जा रही है तो वहां पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स। सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सर Energy इंटेंसिटी decrease। इंक्रीज। दिवेश एक बात बताओ, दिवेश इधर सोचो इंटेंसिटी के बारे में। भैया सपोज मेरे पास लोअर क्लास वाला एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपीज है और मैंने उनको 3 अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो क्या किसी के पास 100 से ज्यादा पैसे हो सकते हैं? नो सर। तो फिर इधर भी तो वही चीज हो रही है। मैं कह रहा हूँ लाइट रे एक एनर्जी लेके आ रही थी, एनर्जी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को रिफ्लेक्शन दे दिया, एक को रिफ्रैक्शन दे दिया, एक को एब्जॉर्प्शन दे दिया। तो भैया इसके पास एनर्जी पहले वाले से ज्यादा कैसे हो सकती है? इधर भी तो इंटेंसिटी कमी होगी। यस सर। दिवेश डन है पक्का? यस सर। चलो डन। अब यार आपको सी के बारे में पता है, एफ के बारे में पता है, तो वेवलेंथ के बारे में बता दो इस रिलेशन से कैलकुलेट करके कि वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड डिक्रीज हुई है, तो स्पीड किसकी वजह से डिक्रीज हुई होगी? वेवलेंथ की वजह से, तो वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। भैया आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस में काम आएगा, खासकर वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में तो पूरा पूरा यूज है इसका। यस सर। Yes, sir. Done. तो यार हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन। और सबसे बेसिक वाला लेके चलेंगे, दैट इज प्लेन मिरर्स। ऑल्दो आपको प्लेन मिरर्स आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट है, लेकिन भैया प्लेन मिरर्स हमारे एग्जाम में आता है तो इसलिए पूरा तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले अब मेरे को बताओ, रिफ्लेक्शन के बचपन से 2 लॉज पढ़ते आ रहे हो, क्या है वो 2 लॉज? Angle of incidence Angle is of equal to angle of incident. reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सर एक ही पॉइंट पर। अरे बहुत बढ़िया, मतलब यार आप सबको पता है काफी चीजें। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये डेफिनेशन तो सबने रट रखी है लेकिन कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता कि कब कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि सपोज ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया और इस प्लेन मिरर पे ये लाइट रे मैंने फॉल डाउन करा दी परपेंडिकुलरली, बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल डाउन कर रही है। मेरे को बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 degree. 90 डिग्री। अरे भाई बहुत ही बढ़िया, गलत है 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन ध्यान नहीं दी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल। और नॉर्मल कौन सी लाइन होती है? जो सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करे। तो अगर आप इस डायग्राम में नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल बिल्कुल इसके साथ साथ चल रही होगी। तो मेरे को बताओ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आपको कितना एंगल दिखाई दे रहा है? 0 degree. 0। 0 डिग्री। तो लाइट रे रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 डिग्री। इसलिए ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, ये चीज Yes. याद रखना। तो कभी भी अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है तो ये मत बोलना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 था। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, इसलिए लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। अब आप बोलोगे डेविएशन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कि अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे कैसी जाती? भैया अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो ये तो लाइट रे सीधा सीधा जाती ना। यस सर। Yes. भैया फिर तो लाइट रे हमारा पाथ रिट्रेस क्यों करती? लाइट रे सीधा सीधा जाती। तो मैंने देखा कि भैया अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधा सीधा जाती, लेकिन फिर लाइट रे प्लेन मिरर की वजह से अपना पाथ नीचे की जगह ऊपर कर लिया। तो नीचे जाते वक्त लाइट रे ने अपना पाथ ऊपर कर लिया, तो कितने एंगल से इसने अपना पाथ चेंज किया, वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो कितने एंगल से इसने अपना पाथ चेंज किया?
180 डिग्री 180 डिग्री। भैया सीधा नीचे जा रही थी, अब ऊपर जाने लग गई, ये तो एंटी पैरेलल हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना कहूंगा मैं? 180 डिग्री। चेक कर लो, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्स्ट रूल पे जो मैं समझाना चाह रहा था आपको? Yes, यस sir. सर। Yes, Done. sir. अब सेकंड रूल, यार सेकंड जो लॉ है ना, वो बेसिकली आप लोगों के बहुत ज्यादा यूज नहीं आता। मतलब ये क्वेश्चन इस पे ना मेंस वालों के लिए, जेई वालों के लिए आता है, आपके लिए नहीं आता, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझ लो। सपोज ये मैंने ना दो एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स और ये वाई। तो अब इस एक्स वाई के अंदर मैं चाहे जो मर्जी ड्रॉ करूं, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। मतलब जो दो एक्सिस कवर हो रही है प्लेन, वो वाला कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस Yes. सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कुछ भी ड्रॉ करूं, तो वो वाला प्लेन मेरा क्या कहलाएगा? वाई जेड एक्सिस। वाई जेड एक्स। तो यही चीज मैंने कह दी है कि भैया प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब होता है 2D सरफेस। 2D सरफेस का मतलब कि भैया दो एक्सिस, बस सीधी सीधी बात है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सपोज ये मैंने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करी, तो आप मेरे को ये बताओ ये इंसिडेंट रे मैंने कौन से प्लेन में ड्रॉ करी है? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई। तो अगर मैं इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया आपका नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में आना चाहिए, और आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक्स वाई प्लेन में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ जा रही है, ये तो प्लेन चेंज हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या क्लियर हो गई बातें? Yes. यस सर। डन। तो जरा इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। डन सर। Sir, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये तो सर 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन भैया अभी देखो अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप बोलोगे ये ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। चलो आ जाओ, बढ़ चलूं आगे। यस सर। चलो डन। पहले तो भैया एक नीट वाला एक सिंपल सादा क्वेश्चन, ये लाइट रे है, ये हमारे पास आ रही है और प्लेन मिरर पे फॉल डाउन कर रही है। ये हमें एंगल गिवन है कि सपोज ये एंगल है 30 डिग्री। ऐसे ही फालतू का क्वेश्चन कैलकुलेट करके बता दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, एंगल ऑफ डेविएशन कितना। चलो समीक्षा, एंगल ऑफ डेविएशन गलत आ रहा है, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या पता आपका सही हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी लोग ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना। चलो भाई, काफी लोगों ने अब आंसर भेज दिया है। उन्होंने लिखा है 60 60 120, 60 30, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेविएशन 120, डेविएशन 120। चलो भाई देखते हैं, काफी लोगों का आंसर आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन का 120 डिग्री। तो कैलकुलेट करके देख लेंगे भैया। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, भैया ये वाला एंगल कितना होगा? हमें पता है नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाती है, आधा पार्ट 30 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 60। 60। और अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 ही होगा। तो पहले दो पार्ट का तो आंसर 60 डिग्री 60 डिग्री। उसके बाद आ जाती है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये लाइट रे अगर मिरर नहीं होता तो इस तरीके से सीधा जाती, लेकिन ये सीधा नहीं जा पाई, इसको हमने डेविएट करा दिया इतने एंगल पे, तो ये होगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन में अगर मैं एक चीज देखूं, ये टोटल एंगल कितना हो गया? 60 + 60 120 डिग्री हो गया। स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180,
तो भैया जब ये ऑलरेडी 120 हो गया तो रिमेनिंग कितना एंगल बचा? 60. 60. तो तीनों पार्ट्स का आंसर 60 60 60 आ रहा है। भैया सब लोग चेक कर लो, किसी को इसमें डाउट है? एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है। डन सर। डन, Done, चलो sir. भैया, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब क्या करते हैं, प्लेन मिरर को स्टार्ट कर लेते हैं। यार मेरे को बस इतना और बता दो, क्या किसी को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कि रियल इमेजेस क्या होती हैं और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं? No, sir. या ये भी पढ़ाना है मेरे को? तो पता है. पढ़ा दो, ठीक है भाई, किसी एक ने बोला है पढ़ा दो तो पढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं टाइप ऑफ इमेजेस पे। यार हमारे पास दो इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज, सपोज अज्यूम कर लो कि ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, इमेजिनरी सिचुएशन, और लाइट रे इस तरीके से प्लेन मिरर पे फॉल डाउन कर रही है। सिमिलरली लाइट रे इस तरीके से फॉल डाउन कर रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई कराना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई कराओगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ेगी और ये लाइट रे इस तरीके से आगे रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ेगी। चेक करो, पहले यहां तक की बात समझ में आई? Yes, sir. Done. Yes, sir. अब मेरे को बताओ, इसमें मैंने क्या कुछ भी इमेजिनरी ड्रॉ किया? अभी नहीं। मैंने देखा लाइट रे ऐसे आ रही थी, डेफिनेटली ओरिजिनल प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रे ऐसे आ रही थी, प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो ऐसे बेंड करेगी। तो इधर दो रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक इमेज मिलेगी। आपको ये चीज, पहले तो एक ये चीज बता देता हूं, पता नहीं आपको लोगों को पता है नहीं पता। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं तो मेरे को बताओ, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज? रिपीट क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज? किसी भी इमेज को फॉर्म करने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? मिनिमम टू रेज इंटरसेक्ट करने चाहिए एट सम पॉइंट। वेरी गुड साहिल, कम से कम दो लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। आई रिपीट, किसी एक पॉइंट पे कम से कम दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। कम से कम बोला है मैंने। तो हम क्या करते हैं, हम कम से कम ही ड्रॉ करते हैं, हम आलसी लोग हैं। हम चाहते हैं हमारा डायग्राम सुंदर टिकाऊ बने और अच्छा भी लगे और मेहनत भी कम लगे, इसलिए हम ज्यादातर सिर्फ दो ही लाइट रेज लेते हैं। तो भैया मैंने देखा इधर दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद टकरा गई और एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे जो इमेज मिल रही है, ये मिरर के सामने मिल रही है या मिरर के पीछे मिल रही है? सर सामने. मिरर के सामने मिल रही है, तो इसलिए इस इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या है? पहला पॉइंट कि भैया ये हमेशा मिरर के इन फ्रंट मिलनी चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर मैं यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन लगा दूं, मतलब कोई कपड़ा लगा दूं, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा दूं, तो मेरे को यहाँ पे वो चीज दिखाई देगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे मिल सकती है। और पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलता है। मतलब मैंने इसमें कुछ अभी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं करी, सब कुछ जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से इमेज मिल रही थी। चेक करो, रियल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Done. Yes, sir. आ जाओ वर्चुअल इमेज पे। मुझे एक बात बताओ भैया, आप सबके घर में मिरर होगा, रोज तैयार होते वक्त मिरर देखते ही होगे, मैं तो बहुत Yes, ज्यादा sir. देखता हूं। यस सर। सपोज भैया ये मिरर है, मतलब आई एम मिरर लवर बेसिकली। तो ये मिरर है और ये मैं खड़ा हूं। भैया मैं अपनी इमेज देखना चाहता हूं, तो मेरे को बताओ मेरी इमेज, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर स्क्रीन और लगा देता हूं। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन है, ठीक है। प्रोजेक्टर स्क्रीन का पीछे वाला पार्ट मैंने पेंट कर दिया, मतलब पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दे सकता, जो भी दिखाई देगा वो इसके फ्रंट वाले पार्ट में दिखाई देगा। मुझे बताओ, क्या मेरी इमेज इस स्क्रीन के फ्रंट वाले पार्ट पे दिखाई दूंगा मैं? यस सर। No, sir. भाई मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है ना? एक ऐसा करते हैं, कुछ एक सिनेरियो ले लेते हैं, रुक जाओ। भैया ये क्या करा, ये मैंने एक व्हाइट पेज ले लिया, ठीक है, और ये जो मेरा सेलफोन है इसको फिलहाल अभी मिरर मानो। भैया सिचुएशन ऐसी है कि मैं मिरर में देख रहा हूं अपने आप को, और मैंने यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन लगा ली, ये व्हाइट पेपर लगा लिया। तो क्या भैया मेरी शक्ल इस व्हाइट पेपर पे दिखाई दे रही है आपको? No, sir. No, sir. नो No, सर। sir. लेकिन मैं अपनी शक्ल अपने फोन में तो देख पा रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं देख पा रहा?
तो ये आपकी स्क्रीन थी, आप इस पे नहीं देख पा रहे हो अपने आप को, तो मतलब ये रियल इमेज तो नहीं बन रही। मैं अपने आप को सिर्फ किस में देख पा रहा हूं, मैं अपने आप को सिर्फ सेलफोन के अंदर, मतलब मिरर के अंदर देख पा रहा हूं। तो जब भी मैं अपने आप को सिर्फ मिरर के अंदर देख पाऊं, मतलब यहाँ पे मेरी एक इमेज बनेगी, तो ये इमेज किस टाइप की इमेज होगी, जो स्क्रीन पे नहीं मिली, मिरर के अंदर वर्चुअल मिली, Virtual. वर्चुअल इमेज होगी। Virtual image. बिल्कुल। तो वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी देखो, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कैसे होती है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। भैया ये सपोज मैंने एक प्लेन मिरर लिया और मैंने कहा कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं आगे खड़ा था, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती हैं, मिरर पे फॉल डाउन करती है, तब हम उसको देख सकते हैं। तो ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से इस तरीके से निकली, इस तरीके से निकली। भैया रिफ्लेक्शन करके ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो अब मेरे को बताओ, रिफ्लेक्टेड रे R1 और रिफ्लेक्टेड रे R2 क्या कभी भी मिरर के सामने मिल सकती है? वो तो फैलते जा रही है भाई, ये No. तो नहीं मिलेगी। तो रियल इमेज तो नहीं मिलेगी। मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा यार पीछे इसको है ना इमेजिनरी एक्सटेंड करके देख लेता हूँ, क्या पता ये मिल जाए। तो मैंने इनको पीछे इमेजिनरी एक्सटेंड किया, अरे मैंने देखा यार ये तो पीछे मिल रही हैं, तो यहाँ पे ये मिल रही हैं, तो इमेज मिलेगी। लेकिन ये किस टाइप की इमेज मिलेगी? Virtual. वर्चुअल इमेज। Virtual. और ये इमेज आपको सिर्फ मिरर के अंदर दिखाई देगी। तो प्रॉपर्टीज क्या है वर्चुअल इमेज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी भैया, कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। आप स्क्रीन में नहीं देख सकते इसको, आपको सिर्फ ये मिरर या फोन के अंदर इस तरीके से दिखाई देगी। दूसरा, ये इमेजिनरी इंटरसेक्शन से मिलती है, हम इमेजिनरी इंटरसेक्शन करवाते हैं। और तीसरा पॉइंट, ये हमेशा आपको कहां मिलेगी? ये हमेशा आपको बिहाइंड दी मिरर मिलेगी। चेक कर लो भैया, सारे पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज ध्यान दो भैया, ये जो इमेज है क्या ये हर बंदे को दिखाई देगी मिरर के अंदर? जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया, एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, क्या इन तीनों बंदों को ये इमेज दिखाई देगी? No, क्वेश्चन sir. समझ में आया? नो सर। नहीं समझ में आया? चलो एक काम करते हैं भैया, वापस से समझ लो कि ये जो मेरा फोन है ये एक मिरर है। ये इस मिरर के सामने मैंने क्या किया, इस मिरर के सामने ये मैंने छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, ये चीज। अब भैया इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ये तो हमारे को पता ही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। लेकिन क्या कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है? जैसे मैं बिल्कुल मिरर के सामने हूं तो मेरे को तो दिखाई देगी इमेज, लेकिन कोई पर्सन मिरर के यहाँ पे है, कोई पर्सन बिल्कुल मिरर के थोड़ा सा नीचे है, तो इन तीनों को ये इमेज दिखाई देगी या सिर्फ इसको दिखाई देगी या सिर्फ इसको दिखाई देगी? मतलब किस किस को ये इमेज दिखाई देगी? क्वेश्चन सर ये है। सेंटर वाले को दिखाई देगी। इसको दिखाई देगी क्या? नो सर। No, sir. इसको दिखाई देगी क्या? नो No, सर। sir. भाई तो लॉजिक क्या है कि इसको ही क्यों दिखाई दी सिर्फ? क्योंकि ये मिरर के सामने है, बस इसलिए? No, sir, because plane mirror के लिए image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. तो साहिल, इसका लॉजिक क्या है? आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। लॉजिक ये होता है कि रिफ्लेक्टेड रे R1 और R2 को देखो, ये कहां तक फैलती हुई जा रही है, ये जहां तक फैलती हुई जा रही है, ये वाला रीजन मेरा कहलाएगा फील्ड व्यू। फील्ड व्यू का मतलब क्या है? अगर कोई भी पर्सन इस व्यू के अंदर खड़ा है तो वो इमेज देख पाएगा। अब अगर कोई भी पर्सन इस फील्ड व्यू के बाहर खड़ा है तो वो इसकी इमेज नहीं देख पाएगा। सिमिलरली कोई पर्सन अगर यहाँ नीचे खड़ा है इस फील्ड व्यू के बाहर, तो उसको भी ये इमेज दिखाई नहीं देगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस Yes, सर। Yes, sir. डन। चलो, तो यहां तक इमेजेस के बारे में बात हो गई है, अब आगे बढ़ चलेंगे अपने टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। डन सर। डन। चलो लिख लो भैया टॉपिक, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। पहले तो क्या करो, आप सब लोग अब ये 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो भैया, इतना तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो पॉइंट्स याद हैं कि प्लेन मिरर की वजह से इमेजेस कैसी कैसी बनती है, वो पॉइंट्स आप खुद से बता दो पहले। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? मतलब मेरे घर में जो शीशा है वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल या वर्चुअल? Virtual image. वर्चुअल। अरे बहुत बढ़िया तलिका, एकदम से आप तो चिल्लाने लग गए यार। चलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। सीधी। सीधी का मतलब क्या? जैसे ये पेन है मेरा, इसके ऊपर टिप है, नीचे कोई राउंड शेप है, तो मिरर के अंदर भी ऊपर टिप आएगी और नीचे ऐसा आएगा। ऐसा नहीं है कि मिरर के अंदर ऐसा बनेगा, नहीं, वो इन्वर्टेड कहलाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और कोई प्रॉपर्टी बताओ।
Sir, focal length is infinite. भाई ये भी प्रॉपर्टी अच्छी बताई कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। चलो, और अभी इस पॉइंट में बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और कोई पॉइंट? अरे 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो जो निकम्बो। डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का प्लेन इमेज से वो सेम होता है डिस्टेंस इमेज का। वेरी गुड भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। मतलब जितनी दूरी पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे मेरी ये इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं मिरर के पास खड़ा हूं और मेरी इमेज बहुत ज्यादा दूर बनेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है हमेशा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, और कोई पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी, 1 मिनट और, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। Left side of the object is shown as right side of the image form. वेरी गुड वंशिका, कि हमारी इमेज लेफ्ट राइट चेंज हो जाती है और इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेटर पी देख रहा हूं तो लेटर पी मेरे को प्लेन मिरर में कैसा दिखाई देगा? उल्टा। इस उल्टा। तरीके से। ये हो गया हमारा एग्जांपल लेटरली इन्वर्टेड का। चलो डन। अब मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, आप सब देखते रहना आपको ये प्रॉपर्टी याद थी या नहीं। एक प्रॉपर्टी बस इसमें मिसिंग थी जो आप लोगों ने नहीं बताई, कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज ये दोनों भी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा साइज छोटा या बड़ा दिखाई देगा प्लेन मिरर में, जितना मेरा एक्चुअल साइज है उतना ही प्लेन मिरर में दिखाई देगा। अब मैं आ रहा हूं इसके थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करने पे, कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ, मैंने प्लेन मिरर ऐसा लिया, टिल्टेड, मैंने प्लेन मिरर को टिल्टेड कर दिया। मैं कह रहा हूं ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने इतने डिस्टेंस पे रखा। कितने डिस्टेंस पे रखा? सपोज 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा। तो मेरे को बताओ इमेज, इमेज भी क्या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है मेरे को? यस सर। तो ये याद रखो, ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है। जो ये मैंने येलो कलर की लाइन ड्रॉ करी है, क्या ये मेरे प्लेन मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नो सर। तो नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो ये इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, अब वो सेम होगा। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का डिस्टेंस, अब ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। तो सपोज मैं जस्ट रैंडमली लिख रहा हूं, सपोज ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा, और इमेज यहां नहीं, इमेज यहां बनेगी। क्या भैया सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो बढ़िया बढ़िया। अब भैया बाकी कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ रखे थे लोअर क्लासेस में, जो अब इधर पढ़ने हैं। आ जाओ 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट पे भैया 6th पॉइंट क्या कह रहा है कि सपोज ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया। भैया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, मतलब जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। यार ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मेरा मिरर रेस्ट पे है। तो क्या मेरी इमेज भी मूव करेगी या नहीं? और अगर इमेज मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सर आई थिंक मूव नहीं करेगी image. अच्छा, तो एक बात मेरे को बताओ, अभी आपने पीछे ये थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। तो एक बार बताओ, ये मेरा मिरर है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूं और इसके पास लेके आ रहा हूं, तो मतलब अल्टीमेटली मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम कर दिया ना। अगर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम कर दिया तो इमेज डिस्टेंस वहीं पे क्यों रहेगी? इमेज भी तो डिस्टेंस भी तो कम होगा, ताकि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। साहिल ये वाली बात क्लियर है? Yes sir. तो साहिल इसलिए ये चीज याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज को मूव करना ही पड़ेगा, और मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज भी मिरर के पास जाएगी, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम बना रहे। तो इसी चक्कर में देखो क्या होता है, जितनी वेलोसिटी से मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी से इमेज भी मूव करेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा राइट हैंड साइड जा रहा है, लेकिन इमेज कहां जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए आप इधर लिख दोगे -5 मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज अब यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दो। क्या 6th पॉइंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना है, बस ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट जहां जा रहा होगा, मिरर मतलब इमेज उसके अपोजिट, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे होंगे। भैया डन है ये वाली बात? Yes, sir. यस सर।
अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो एक क्वेश्चन दे दूं इसी पे पहले। Yes, sir. यस सर। चलो डन। तो पहले इसी पे एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और फिर देखते हैं भैया कितना क्लियर है। हटा दो इस सबको। भैया क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस हल्का सा उन्होंने हमारे साथ गेम खेली है। ये मिरर और ये बेचारा रेस्ट पे, ये कहीं मूव नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? इसकी वेलोसिटी ले लो सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और किसी एक एंगल पे मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। कितना एंगल ले लो? ये एंगल ले लो 37 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या बोला है? राइट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। चलो, वेक्टर फॉर्म मतलब आई जे के कैप, इस फॉर्म में लिखनी है। हिंट देता हूं, बस वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो आओ साथ साथ मिलके सॉल्व करते हैं। ये मैंने वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। मेरे पास एक ये वाली वेलोसिटी आएगी और एक ऊपर वाली वेलोसिटी आएगी। ये वेलोसिटी अगर आप देखो मिरर के परपेंडिकुलर आ रही है, तो इसको मैं लिख दूंगा वी परपेंडिकुलर। और अगर ऊपर वाली वेलोसिटी देखो तो ये मिरर के पैरेलल चल रही है, तो इस वाली वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? वी पैरेलल। तो मेरे को बताओ वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 20। आगे cos 30. cos थीटा। वेरी गुड, cos 37। cos 37 भैया हमारे पास होता है 4/5। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई? 16 मीटर पर सेकेंड। वी पैरेलल कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 20 sin 37। sin 37 होता है 3/5। तो 3/5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब याद रखो, जो चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सी वेलोसिटी की वजह से मिरर के पास आ रहा है? ऑब्जेक्ट कौन सी वेलोसिटी की वजह से मिरर के पास आ रहा है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो याद रखो, हमें सिर्फ वी परपेंडिकुलर मैटर करता है। वी पैरेलल जो भी आया उसमें कभी कोई चेंज नहीं होंगे, तो इधर आप वही लिखोगे। अब वी आई की वैल्यू आप कितनी लिखोगे? भैया वी आई की वैल्यू लिखोगे 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलो, 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इधर था तो इमेज इधर जाएगी, तो ये माइनस आई कैप लिखोगे। 12 मीटर पर सेकेंड ये तो सेम रहेगी एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। याद रखना, पैरेलल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। बस जो चेंज हो रही है वो ये वाली हो रही है। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसी की वजह से इमेज ट्रैवल करेगी, इसकी वजह से इमेज ट्रैवल नहीं करती। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? बिल्कुल यस सर। बढ़िया। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी 7th, इसको सबको रब कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 7th। प्रॉपर्टी 7th क्या होती है कि भैया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इधर मैंने गलती कर दी, ये होगा मिरर। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, ये क्या लिख डाला? तो पहले इसको सीधी सादी भाषा में समझाते हैं। भाई सपोज अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है, अभी तक मैंने क्या किया था? अभी तक मैंने सिर्फ मिरर को रेस्ट पे रखा था और मैंने सिर्फ किसको मूव कराया था? ऑब्जेक्ट को मूव कराया था। मैंने कहा कि भैया ये ऑब्जेक्ट v0 से मूव कर रहा है, तो इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था? vi। और मैंने लिखा कि ये दोनों सेम होंगी। अभी तक हमने यही डिस्कस किया था ना। अब Yes, देखो ये sir. एक्चुअल में क्या था। एक्चुअल में ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे? vo माइनस vm था ये एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे vm की वैल्यू 0 है, इसलिए ये कट गया था। इसलिए ये कट के सिर्फ क्या लिखा मैंने? सिर्फ vo लिखा। इक्वल्स टू माइनस vi माइनस vm। अभी भी vm रेस्ट पे ही है, इसलिए ये भी कट गया। इसलिए हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला आया vo माइनस vi। लेकिन vo माइनस vi एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये है। क्या यहां तक समझ में आई? yes sir. Yes sir. अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब मेरा ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही मूव कर रहा हो या मिरर मूव कर रहा हो।
भाई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सिर्फ अकेला, तब तो आपका इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, जब ऑब्जेक्ट अकेला मूव कर रहा है। लेकिन अगर मिरर मूव करने लग जाए तो उस केस में आपको 7th वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 7th वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर इस पे एक और क्वेश्चन देता हूं, उस पर ट्राई कर लो कि समझ में आया या नहीं आया। डन सर। ठीक है, चलो डन। तो इसको रब करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वी कैलकुलेट करना है। ये है क्वेश्चन कि भैया मिरर मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, तो जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो इसको -2 रखोगे। सबको पता है -2 क्यों रखूंगा मैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। बस ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आपको बताना है इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। फॉर्मूला लिख देता हूं अगर किसी ने वहां नहीं लिखा था तो, VO माइनस VM, डायरेक्शन के साथ वैल्यू लिखनी है, प्लस माइनस डायरेक्शन के साथ देख के लिखना है आपको, माइनस VI माइनस VM। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी दिख रही है आपको। दिवेश मेरे को ऐसा लग रहा है आंसर गलत है, फिर से अपनी कैलकुलेशंस चेक करो। भाई बाकी बच्चे भी ट्राई करो प्लीज, खाली मत बैठना। दिवेश तुमने 2 आईडी से लॉगिन कर रखा है, तुम्हारे 2 नाम आ रहे हैं। अब 3 हो गए थे। अबे दिवेश कितने हैं उससे लॉगिन करोगे? चलो भाई सुहानी डन, साहिल, साहिल आपका आंसर सही लग रहा है मेरे को। कोमल एंड सुहानी मेरे को आपका आंसर सही नहीं लग रहा, आंचल भी नहीं। चलो चेक करते हैं। भाई सारी वैल्यूज मैंने कहा था डायरेक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी है, मेरे को लग रहा है आप लोग डायरेक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो। देखो VO की वैल्यू +5 रखूंगा क्योंकि भैया ये तो राइट हैंड साइड जा रहा है, माइनस भैया VM की वैल्यू -2 रखूंगा क्योंकि हमारा जो मिरर है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, इक्वल्स टू माइनस VI की वैल्यू कैलकुलेट करनी है माइनस ऑफ -2। सॉल्व करो, 5 + 2 बन जाएगा ये, और इधर हो जाएगा हमारे पास -VI और -2 हो जाएगा। -2 क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर वाला माइनस फिर से इसको माइनस बना रहा है। तो भैया ये हो जाएगा 7, और ये 2 इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 2 इज इक्वल्स टू -VI। तो VI की वैल्यू आ जाएगी -9 मीटर पर सेकेंड। -9 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि भैया इमेज लेफ्ट हैंड साइड जा रही है और 9 की स्पीड से जा रही है। तो एक ही का आंसर करेक्ट था सिर्फ, दैट इज आंचल। आंचल का ही आंसर करेक्ट है। चेक कर लो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज रखने के बाद? यस Yes, sir. डन भैया, बढ़िया। याद रखो अभी मैंने आपको 7 प्रॉपर्टीज बताई हैं, टोटल कम से कम 10 से 11 प्रॉपर्टीज है जो आपको प्लेन मिरर की पूरी याद रखनी है। डन सर। डन। डन सर। डन सर। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो भैया वापस आ जाओ 8th प्रॉपर्टी पे। पहले सिर्फ लिख देता हूं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे।
चलो पहले इन दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, 8 एंड 9। यार सपोज क्या कर रहा हूं मैं, ये पर्सन है और ये पर्सन अपनी पूरी की पूरी इमेज देखना चाहता है इस प्लेन मिरर में। तो मैं पता करना चाहता हूं कि भैया ये प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, जिस सबसे छोटे से छोटा कितना मिरर मैं ले सकता हूं जिससे मैं अपनी पूरी इमेज देख सकूं। जैसे भाई रिपीट, मैं कह रहा हूं मैं एज अ पर्सन मैं अपनी पूरी इमेज देखना चाहता हूं इस मिरर में। तो क्या इस मिरर में मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेड टू टो? नो नहीं सर। देख पाऊंगा। तो मेरे को मिनिमम कितना बड़ा मिरर लेना चाहिए, मैं मिनिमम लेंथ फाइंड कर रहा हूं, मतलब मैं मैक्सिमम कितना छोटा मिरर ले सकूं जिससे मैं अपनी पूरी इमेज उसमें देख सकूं। उससे अगर छोटा मैंने मिरर लिया तो फिर मैं अपनी पूरी इमेज इसमें नहीं देख पाऊंगा। क्या समझ में आ गया क्या टारगेट है हमारा? Yes. डन। तो आप इसको एज अ स्टेटमेंट वाइज में लिख लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन स्टेटमेंट मतलब वैसे आ जाता है। तो लिख लो आप, इफ अ पर्सन wants to see his full image in the mirror, then the minimum length of the mirror required is, then the minimum length of the mirror required is, भैया हमें मिनिमम लेंथ चाहिए h/2। h/2 मतलब पर्सन के हाइट का हाफ, कम से कम इतनी लेंथ चाहिए। अब यार ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ इस वाली का डेरिवेशन प्रूव कर देता हूं, फिर जो 9th वाला पॉइंट है उसकी डेरिवेशन प्रूव नहीं करूंगा। सिर्फ इस वाली के लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भैया ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया और सपोज ये पर्सन है, भाई डेफिनेटली पर्सन मिरर से बड़ा होगा क्योंकि मेरे को छोटे से छोटा मिरर चाहिए जिसमें मैं इमेज देख सकूं। अब भाई हम पूरी इमेज देखना चाहते हैं, पूरी इमेज देखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, पर्सन के हेड से लाइट रे आनी चाहिए और वो रिफ्लेक्ट करके पर्सन की आईज में एंटर कर जानी चाहिए। क्योंकि भैया मैं देखूंगा तो अपनी आंखों से ही देखूंगा ना, कहीं और से तो देख नहीं सकता, वो फैसिलिटी तो अभी मेरे पास है नहीं। तो सेम चीज होनी चाहिए पर्सन के फीट से, कि पर्सन के फीट से लाइट रे आनी चाहिए और फिर से रिफ्लेक्ट करके कहां एंटर कर जानी चाहिए, आईज में। अब याद रखो ये लाइट रेज में बिल्कुल एज पे फॉल डाउन कराऊंगा। एज पे फॉल डाउन क्यों कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट था मिनिमम लेंथ फाइंड करने का, इसलिए मैं ये लाइट रेज बिल्कुल मिरर के एज पे फॉल डाउन करा रहा हूं। अब देखो क्या करना है, बस छोटा सा काम। भैया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो जो ये रेड कलर की डंडी ड्रॉ कर रहा हूं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो कह सकता हूं कि भैया ये जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, सपोज आई, तो ये वाला भी एंगल सेम बनेगा, आई। सिमिलरली sir. अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ले रहा हूं तो ये भी कितना बनेगा, आर ही बनेगा। अब यार मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एंगल आर है और इसके अपोजिट कोई साइड है एक्स, तो अगर ये भी एंगल आर है तो इसके अपोजिट साइड भी कितनी होगी, एक्स ही होगी। अगर ये एंगल आई है और इसके अपोजिट कोई साइड है वाई, और ये भी एंगल आई है तो इसके अपोजिट भी कितनी साइड होगी, Y. वाई। तो मेरे को बताओ टोटल हाइट ऑफ द पर्सन कितनी दिख रही है आपको, 2y और 2x आ रहे हैं, तो लिख दूं 2x + 2y। यस सर। Yes. sir. लेकिन चेक करो भैया मिरर तो मेरा सिर्फ इतना ही बड़ा था, मिरर तो मेरा सिर्फ इतना ही बड़ा है, तो मिरर की लेंथ कितनी आ रही है, H. Y. तो देखो ना ऊपर वाले के हाफ हाथ हो गया। Yes. डन है ना कॉन्सेप्ट? Yes. यस सर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि भैया हमें पर्सन की हाइट गिवन है। 1 मिनट देना प्लीज। सॉरी, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्सन की हाइट है सपोज 2 मीटर्स या 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर्स ले लो, कि पर्सन की हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर्स। तो बताओ मिनिमम कितने लेंथ का मिरर होना चाहिए जिससे ये पर्सन अपनी पूरी इमेज देख सके। क्वेश्चन क्लियर हो गया? 0.7. वेरी गुड। कि भैया अगर 1.5 मीटर की हाइट का पर्सन है तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर मेरे को कितनी चाहिए, 1.5 का हाफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.75। बिल्कुल बढ़िया। चलो क्वेश्चन ये क्लियर है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। बस नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा था, मैंने लिखा है L = h/3, जहां पे h क्या है, अब की बार लेंथ ऑफ द वॉल है।
तो अब इसको समझो ये क्या कहना चाह रहा है भैया। अब इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यार ये सपोज मेरे पीछे एक वॉल है, ये मेरे पीछे एक वॉल है, मैं वॉल के आगे खड़ा हूं और यहां पे मैंने एक मिरर लिया। मैं क्या चाहता हूं, मैं इस मिरर के अंदर इस वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता हूं, फुल इमेज ऑफ वॉल देखना चाहता हूं। तो भैया अब मेरे को बताना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए जिससे मैं इस वॉल की, जो मेरी ये वॉल है, ये पूरी की पूरी मिरर में देख सकूं। तो ये लेंथ कितनी लिखनी है हमें, h/3, जहां पे अब की बार h हाइट ऑफ द पर्सन नहीं है, h क्या है अब की बार, हाइट ऑफ द वॉल। Height of the wall. लेकिन याद रखना इस कंडीशन, ये जो फॉर्मूला है इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, याद रखना ये तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब पर्सन एग्जैक्टली बिल्कुल मिडवे में खड़ा हो, मतलब वॉल से मेरी दूरी, मेरे से मिरर की दूरी, ये दोनों दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये यूज नहीं कर सकते। और हमारे सिलेबस में यही वाला कंडीशन है, तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ यही कंडीशन है। Yes, sir. तो इसी पे एक क्वेश्चन दे दूं जो आया हुआ क्वेश्चन है, Yes, sir. Yes. तो डन। तो भैया क्वेश्चन देख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आया था लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का कि ये मिरर है और हमें बोला हुआ था कि ये मिरर की लेंथ है 1 मीटर्स। ये मैं हूं, पर्सन है, कोई पर्सन ए, यहां पे एक इंसेक्ट है और वो इंसेक्ट क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है इस तरीके से अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको बताना है कि ये इंसेक्ट कितने डिस्टेंस तक क्रॉल करे ताकि मेरे को इसकी इमेज मिरर में दिखाई दे जाए। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया तो फिर मैं इसकी इमेज मिरर में नहीं देख पाऊंगा। क्वेश्चन मतलब सीधा साधा ही है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल सो दैट इट्स इमेज कैन बी विजिबल इनटू द मिरर। डिस्टेंस बोला हुआ है दोनों का सेम है, पर्सन मिडवे में खड़ा है। भाई अभी भी टाइम लग गया, मेरे को लगा आंसर ऐसे फटाक क्वेश्चन बोलती आ जाएगा। अरे भैया पीछे इंसेक्ट की जगह वॉल अज्यूम कर लो, तो मेरे को बताओ मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए मिरर की ताकि वो पूरी की पूरी वॉल देख सके, h/3। तो ये वाला कह सकता हूं कि ये मिरर के लेंथ के 3 टाइम्स होना चाहिए। Yes, sir. भैया Yes, h sir. को 3l भी तो कह सकता हूं, बात तो घुमा फिरा के वही है। l को h/3 कह दो तो h को 3l कह दो। तो अगर मेरे पास मिरर 1 मीटर का है तो मैक्सिमम इंसेक्ट कितने दूर तक ट्रेवल करे जिससे मैं उसको देख सकूं मिरर में, 3 Sir. मीटर तक। 3 अगर इसने 3 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगा, 3 मीटर के डिस्टेंस तक ही बस मैं इसको देख सकता हूं। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. बढ़िया। तो इसको यहां तक छाप डालो, फिर आ जाते हैं अपने 10th वाले पॉइंट पे। Done, sir. Answer. डन, चलो आ जाओ भैया 10th वाला पॉइंट। I1 I2 कर देता हूं या I1 ऐसा कर देते हैं, 2n इंटू a प्लस बी। क्या है इसको भूल जाओ, अब देखते हैं पहले इधर कॉन्सेप्ट। भाई मेरे को बताओ, अगर सपोज मैं 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स ले रहा हूं, ये मैंने 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स लिए और इनके बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, तो मेरे को ये बताओ ये ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी। भाई रिपीट, 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स ले लिए, जैसे मेकअप पार्लर से सलून्स वगैरह में होते हैं, हमारे सामने तो एक मिरर होता ही होता है, हमारे पीछे भी एक मिरर होता है। तो मैंने 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स ले लिया और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बीच में मैं खड़ा हूं, तो टोटल कितनी इमेजेस मिलेगी? 2. भैया याद रखो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट मिलती है जब पैरेलल मिरर्स होते हैं, तो इमेजेस इनफाइनाइट मिलती है। होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, यहाँ पे एक इमेज मिल जाएगी वर्चुअल इमेज, इससे भी एक इमेज मिलेगी, फिर ये लाइट रे इधर क्रॉस करेगी, ऐसे इंटर बीच में रिफ्लेक्ट करती रहेगी ये। तो जब जब रिफ्लेक्ट करती रहेगी तब तक एक इमेज ऐसे बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई?
Yes, Yes. sir. तो कभी भी Yes, याद sir. रखना, कभी भी क्वेश्चन है कि भैया नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल रही है प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में, तो याद रखना हमेशा इनफाइनाइट मिलेगी। लेकिन ये इनफाइनाइट तो मिल रही है, हमारा टारगेट वो नहीं था। हमारा टारगेट क्या है, इमेजेस कैसे फॉर्म हो रही है। अब जरा बस उस पर ध्यान दे लो, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट ये बस। सपोज मैंने कहा इस मिरर M1 से, इसको नाम दे दो मिरर M1, इसको नाम दे दो मिरर M2। मैं कह रहा हूं कि सपोज ये डिस्टेंस ले लो 2 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस सपोज ले लो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 ले लिया, ये डिस्टेंस 8 ले लिया। इस डिस्टेंस को नाम दे दो A, इस डिस्टेंस को नाम दे दो B। तो मेरे को बताओ मिरर्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। लिख दूं A प्लस B। Yes, sir. डन। चलो Yes. देखो कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दो। भैया जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज मिलेगी। तो ये प्लेन मिरर M1 क्या करेगा, ये अपनी सबसे पहली इमेज बनाएगा। कितने डिस्टेंस पे बनाएगा ये अपनी सबसे पहली इमेज, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सिमिलरली प्लेन मिरर M2 भी एक इमेज बनाएगा। मेरे को बताओ वो कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, So 8. 8 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब यार देखो होता क्या है, अगर आप प्लेन मिरर M1 को देखो, प्लेन मिरर M1 के सामने कितनी सारी चीजें आ रही हैं। प्लेन मिरर M1, जैसे ये प्लेन मिरर M1 है, इस प्लेन मिरर M1 के सामने कितनी चीजें आ रही हैं। ओहो भैया, एक तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसने इसकी इमेज बना दी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज भी है मेरे आगे, I1, ये वाली इमेज। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। Yes, sir. सर रिपीट करना। रिपीट कर देता हूं, डन। देखो सबसे पहला काम क्या किया दोनों मिरर ने एक एक इमेज बना डाली डिस्टेंस के हिसाब से। इसके हिसाब से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था, इसने इमेज भी 2 सेंटीमीटर पे बना दी। इसके हिसाब से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर था, तो इसने यहाँ पे भी इमेज एक बना दी 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इसको I1 डैश कह दो, इसको सिंपली I1 कह दो। पहले चेक करो यहां तक कोई दिक्कत। नो सर। अब इस प्लेन मिरर ने इसकी तो इमेज बना दी, लेकिन अब जो ये इमेज है ये भी इस प्लेन मिरर के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। मतलब इस इमेज की भी एक इमेज बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो प्लेन मिरर के सामने आ रहा है। प्लेन मिरर के सामने जो भी चीजें आएंगी वो उन सबकी इमेज बनाता चले जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes, यस sir. Yes, sir. तो वो क्या करेगा, ये जो इमेज I1 डैश मिली थी, ये I1 डैश एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर को लगेगा कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, वो इसकी भी एक इमेज बनाने लग जाएगा। तो मेरे को बताओ I1 डैश कितनी दूरी पे है M1 से। 18 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सेकेंड इमेज बनाना लग जाएगा। अब जो मिरर M1 ने किया, मिरर M2 भी तो वही करेगा। मिरर M2 ने एक इमेज तो बना दी ऑब्जेक्ट की, लेकिन इसके लिए ये I1 कैसे एक्ट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये इसकी भी इमेज बनाएगा। तो मेरे को बताओ ये I1 मिरर M2 से कितना दूरी पे है। 12. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक I2 डैश बन जाएगी 12। इस तरीके से क्रॉस इमेज बनना शुरू हो जाएगी। फिर मिरर M1 को दिखा, यार मेरे सामने तो I2 भी आ रहा है, I2 डैश भी आ रहा है, तो ये इस I2 डैश की भी एक इमेज बनाने लग जाएगा। तो मेरे को बताओ ये I2 डैश की इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा। 22 सेंटीमीटर। 4. तो भाई चेक कर लेते हैं, 2 + 8 10, 10 और 12 22 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा I3। फिर मेरे को बताओ ये वाला डिस्टेंस, ये I3 डैश कितने डिस्टेंस पे बनेगा। भैया मिरर M2 के लिए I2 भी एक ऑब्जेक्ट है, तो 18 + 10, 18 + 10 कितना हो गया, 28 28। इस तरीके से इनफाइनाइट इमेजेस बनती चली जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इन दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, I1 I डैश के बीच का डिस्टेंस। तो कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है। 2 2 4, 4 और 8 20 12 सेंटीमीटर। 20। सिमिलरली मेरे को ऐसे ही I2 डैश के बीच का डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 18 + 10 28, 28 + 12 40। अब क्या ऐसे बार बार कैलकुलेट करने बैठोगे, नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2n × A + B। A + B का मतलब क्या है कि दो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो क्वेश्चन में मेरे दो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 2। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो फर्स्ट इमेजेस के लिए मतलब n की वैल्यू 1 आएगी। तो देखो आंसर 20 मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, मैच हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन ने बोला सपोज सेकंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप लिखोगे 2, n की वैल्यू भी 2 और मिरर के बीच का डिस्टेंस। तो देखो आंसर 40 आ रहा है नहीं आ रहा, मैच कर रहा है।
समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, अब वो क्वेश्चन ट्राई करना है और बस किस्सा खत्म। Done, sir. डन। चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी पे समाप्ति करेंगे भैया। सिंपल है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा कि भैया इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर ही है। यहां से जो दूरी गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन से अलग ले लेते हैं, नहीं तो फिर से आप आंसर पीछे से चेप दोगे। इसको 4 सेंटीमीटर ले लो, इसको 6 सेंटीमीटर ले लो। क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेजेस, सेकंड इमेजेस एंड थर्ड इमेजेस। ऑप्शन कुछ इस फॉर्म में गिवन थे, जैसे कि 4, 8, 12 ऐसे कॉमा करके गिवन थे। तो मेरे को ऑप्शंस नहीं याद, तो बस आप डायरेक्टली आंसर बता देना। समझ में आ गया कैसे आंसर रिप्रेजेंट होगा? फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस, जैसे इधर फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना था? 20 कॉमा, फिर सेकंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस 40। इस तरीके से आप अपना आंसर लिखोगे। भैया सबको समझ में आ गया ना आंसर कैसे देना है और क्या क्वेश्चन है? Yes, sir. डन। चलो तो ट्राई टू सॉल्व इट। तो मैं ऑप्शन दे देता हूं भैया, सब लोग चेक कर लेना। ये हो जाएगा हमारे पास चलो ये ऑप्शन है, शायद से मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, बाकी चेक कर लूंगा। सुहानी सही, वंशिका सही, बहुत बढ़िया। दिशा बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्षितिज। पोल कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है इसका आंसर मैक्सिमम जनता दे देगी, तो पोल कंडक्ट कर देते हैं। भाई वेरी गुड, मैक्सिमम जनता बिल्कुल आंसर सही दे रही है, लेकिन बस कम जनताओं ने आंसर दिया है। बाकी जितने भी लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही देते जा रहे हैं। भाई फटाफट आंसर करो, लास्ट 10 सेकेंड्स। 50% बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया, नालायक हो। हद है भैया, 50% बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया, सिर्फ 48% बच्चों ने आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहे हो क्लास में। चलो डिस्कस करते हैं। यार मैंने फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस पूछा था, तो 2 into 1, दो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। तो पहला आंसर 20, उसके बाद कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। एक ही में आंसर 20 दिख रहा है, बाकी किसी में तो 20 है ही नहीं। बाकी अगर हाँ वेरीफाई करना चाहते हो तो करा रहा हूं बस। सेकंड इमेजेस के लिए n की वैल्यू 2, डिस्टेंस बिटवीन दी मिरर अभी भी 10, तो ये आएगा 40। I3 थर्ड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो दैट इज 2 into 3 60। 6 बिल्कुल ये आंसर है। तो मतलब ऑब्जेक्ट को चाहे दो प्लेन मिरर्स के बीच में जहां मर्जी प्लेस कर दो, अल्टीमेटली ये आंसर्स तो सेम आने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन दी इमेजेस, बस आंसर कौन सा चेंज हो जाएगा? ये अलग डिस्टेंस पे बनेगा, ये अलग डिस्टेंस पे बनेगा, बस ये आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन I1 डैश के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम आ जाएगा। Done. डन। Done, sir. तो चलो डन भैया, फटाफट एक लास्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट चेक कर लो। इन 10 के 10 पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लो बस। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचेगा, वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा तो भैया मैंने बोला इमेज वर्चुअल इनडायरेक्ट बनेगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, ये अभी बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होंगे, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है। मेरे को देखना है कि मिरर के परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस आना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। लैटरली इन्वर्टेड, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज सेम। जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी से इमेज बढ़ेगी। फिर 7th वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब मिरर भी मूव कर रहा हो। 8th वाला, पर्सन पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में,
तो h/2। पर्सन वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में, h/3। और लास्ट के दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस मिलेगी, लेकिन दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज 2n इंटू a प्लस बी। जहां पे अगर आपको याद ना रहे तो आप यहां पे लिख लो साथ साथ, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स। एंड दिस इज फॉर पैरेलल मिरर्स, ऐसा नहीं कि किसी भी मिरर्स के लिए, पैरेलल मिरर्स। भैया डन डना डन। Yes, sir. Done, sir. चलो भाई बहुत बढ़िया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना भाई।